वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल लास्ट लेक्चर में एक चैप्टर स्टार्ट किया था कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो टेक्निक है एनालिसिस करने की वो वहाँ सक्सेसफुल है जहाँ पे इंट्रा फर्म एनालिसिस हो। इंट्रा फर्म एनालिसिस होता है जब एक ही फर्म का एक ईयर का दूसरे ईयर से कंपैरिजन करना हो, वहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट सक्सेसफुल है टेक्निक जो एनालिसिस करने की है। लेकिन एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपेयर करना हो तो वहाँ कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो कैसे होता है कॉमन साइज में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सारे 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपको ये देखना है कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया तो आप सारे अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, एनालिसिस करते हो, लेकिन एक कॉमन आइटम के बेस पे परसेंटेज निकालते हो। अपॉन में सारे 500 रखते हो, एक कॉमन आइटम रखते हो, फिर परसेंटेज निकालते हो, फिर आप ऑल ओवर इंडिया कंपैरिजन कर सकते हो कौन कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो एक कॉमन आइटम के बेस पे परसेंटेज निकाली थी। तो कल मैंने आपको बताया था सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो कॉमन आइटम थी वो बैलेंस शीट का टोटल था। आज मैं आपको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ वही है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो एक कॉमन आइटम, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कॉमन आइटम क्या है वो ध्यान से देखना, किस बेस पे परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा वो सीखना है आपने आज। ठीक है, तो फर्स्ट सेम पर्टिकुलर, नेक्स्ट नोट नंबर। आपको पता है कल मैंने जैसे 4 कॉलम थे तो डायरेक्ट नहीं खींचते गए थे, मैंने पहले 2 के लिए, क्योंकि ये पहले 2 एब्सोल्यूट अमाउंट के फिर परसेंटेज के। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर आपको पता है हमें परसेंटेज निकालनी होती है। जो 2 साल गिवन होंगे वो एब्सोल्यूट अमाउंट, उनकी परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपल बैलेंस शीट से आपने सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, तो सिंपल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, common size statement of profit and loss for the year ending word यूज करते हैं, जैसे बैलेंस शीट के लिए करते हैं एज एट, इसके लिए ये फॉर द ईयर एंडिंग। रियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर पहले होता है, इसमें उसमें प्रीवियस बाद, लेकिन इसमें प्रीवियस पहले करंट बाद। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 17, क्योंकि मेरे हाथ में जो बुक है उसके अंदर करंट ईयर 17 है, प्रीवियस 16, तो मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है, तो 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, प्रीवियस पहले करंट बाद में, ये गिवन होगा, आपको सिर्फ उतारना है। रियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 17 पहले होगा, करंट पहले, प्रीवियस बाद में। आपने प्रीवियस के एब्सोल्यूट अमाउंट को पहले लिखना है, करंट बाद में मैं कॉमन साइज के बेस पे आगे करूंगी। ये कॉलम पर्टिकुलर का, ये कॉलम नोट नंबर का। आप सबको पता है सबसे पहली इसके अंदर जो हेडिंग बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ऊपर इनकम साइड होता है, नीचे एक्सपेंस साइड। इनकम साइड में 2 ही हेडिंग है, एक तो आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके अंदर सेल होता है लेकिन रिटर्न लेस करने के बाद। ठीक है, सेल को लिखने के लिए जो हेडिंग बनती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सेल यूज करते हैं वो रिटर्न लेस करने के बाद, जिसे हम नेट आरएफओ कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे जो सेल लिखते हो आरएफओ में, वो रिटर्न लेस करने के बाद, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में वहाँ लेस होता है, उसके बाद लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं नेट आरएफओ, लेकिन वर्ड यहाँ आरएफओ ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा बिजनेस में जितना भी रिसीव होता है वो सारा आपको पता है कौन सी हेडिंग में आता है, अदर इनकम। ठीक है,
तो आपका एक साइड पूरा हो जाता है। तो ये आपकी आ जाती है बच्चे टोटल इनकम। टोटल इनकम को कहते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, ठीक है। मान लो आपकी सेल है 6 लाख और इसमें से लेस करोगे सेल रिटर्न, मान लो 1 लाख है, तो आपकी नेट सेल कितनी बनी 5 लाख। तो ये नेट सेल ही आरएफओ में लिखी जाएगी 5 लाख। मान लो इस साल की 5 लाख है और इस साल की ये 16 की है, ये गिवन है आपको, लेकिन रिटर्न लेस करने के बाद ही उतारनी है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जो लेस होगा वो नीचे वर्किंग नोट में ही होगा, ठीक है। ये 16 की, उसी तरह से 17 की दी हुई है, सेल दी हुई है 7 लाख और रिटर्न लेस 1 लाख लेस करने के बाद 6 लाख ये दी हुई है, ठीक है। अदर इनकम इस साल की है 2 लाख, इस साल की है 1 लाख। तो आपके पास ये टोटल इनकम आ गई 7 लाख और इस साल की भी आ गई 7 लाख। आपको पता है ये इनकम साइड पूरा हो गया, मैंने डबल लाइन कर दी, एक साइड पूरा हो गया। 4th नंबर पे आपके स्टार्ट होते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपको पता है 7 हेडिंग है, लेकिन सम में 7 नहीं होती, लेकिन मैं आपको पूरा मैक्सिमम बता देती हूँ फॉर्मेट कि किस कम है, लेकिन लिखना लाइन से ही है। आपको पता है सबसे पहली हेडिंग होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरी होती है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट होती है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने के लिए हेडिंग बनती है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो हम फाइनेंस लेते हैं उस पे इंटरेस्ट देते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने के लिए फाइनेंस कॉस्ट। आपको पता है जो टेंजिबल असेट पे लगता है वो डेप्रिसिएशन, गुडविल पे जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, राइट ऑफ जिसे हम अमोर्टाइज कहते हैं, उनको लिखने के लिए हेडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बाकी बचे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, और ये सीक्वेंस में होना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस पहले नहीं आ जाए। अगर मान लो आपको 4 हेडिंग दी हुई है लेकिन लाइन से लिखनी है जो इनकी सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपकी 50,000 है, इस साल की 40,000 ये है, 10,000 40,000 10,000 20,000 30,000, ठीक है। टोटल 7 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इस साल के देखो 40 30 40 30 10 10, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। यस, तो उसके बाद आप इसका टोटल करोगे, ठीक है। ये निकल के आएंगे आपके पास टोटल एक्सपेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इनकम, ये टोटल एक्सपेंस इसका टोटल आ रहा है 2 लाख, ठीक है। एक बार इनका टोटल करना 50 1 लाख 1 लाख 1 लाख 140 150
90, 1 lakh, 140, 150, 2 lakh. Total expense 2 lakh. 160, 190, 190, 230, 260, 3 lakh. ठीक है, अब बताओ, दिस इज द इनकम साइड, दिस इज द एक्सपेंस साइड. इनकम में से खर्चे लेस करो. तो आपको पता है 5th नंबर पे जो निकल के आता है वो निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो इनकम में से खर्चे, इनकम साइड ये है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, इनकम में से खर्चे लेस करते थे तो यहाँ प्रॉफिट आता था. तो सेम इनकम में से, क्योंकि अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनना है वर्टिकल फॉर्म में, तो ये इनकम है, ये खर्चे हैं. इनकम 7 लाख है, जैसे यहाँ 7 लाख और खर्चे 2 लाख. तो इनकम में से खर्चे लेस करोगे तो प्रॉफिट ही तो निकलेगा 5 लाख. ठीक है, इनकम में से खर्चे, ये टोटल एक्सपेंस लेस करो, 4 लाख प्रॉफिट निकलेगा. ठीक है, तो लेकिन आपने ये प्रॉफिट निकल के आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसमें से आप खर्चे क्या करोगे? लेस करोगे. खर्चे क्या करोगे? लेस. 6th नंबर पे इसमें से लेस करो टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट पे लगता है टैक्स. जो रेट दिए हो तो इस पे निकलेगा. अगर लिखा है 5 लाख पर 20%, तो 5 लाख पर 20% टैक्स, 1 लाख टैक्स लगा. और इस पे भी 20% टैक्स, तो 4 लाख पर 20% 80,000 टैक्स लगा. ठीक है, तो आपके पास अब जो आएगा ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 7th नंबर पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 4 लाख और ये आया 320. ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया बच्चे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन अभी मैंने ये कॉलम पूरे किए हैं सिर्फ. ठीक है, अब देखना कि कैसे करते हैं. आपको पता है ये चीज तो आपने गिवन होगी सारी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये मैंने मैक्सिमम लिखा है. आपको पहले इनकम साइड लिखना है, फिर एक्सपेंस लिखने हैं. इनकम में से एक्सपेंस लेस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा. ठीक है, उसके बाद टैक्स लेस करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा. अब परसेंटेज कैसे निकलनी है? आपको पता है कॉमन साइज स्टेटमेंट है, तो मुझे कॉमन आइटम के बेस में निकालना है. तो इसके अंदर कॉमन आइटम है बच्चे नेट आरएफओ. जो आपने आरएफओ में अमाउंट लिखी है ना, वो एक कॉमन आइटम है. तो हर इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए आपने अपॉन में 5 लाख रखना है. और आपको पता है इस आरएफओ यूज करना होता है रिटर्न लेस करने के बाद. तो जो आपने यहाँ आरएफओ यूज किया है ना, रिटर्न लेस करने के बाद ही यूज किया, तो वही यूज करना है. ठीक है, तो इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए जो कॉमन आइटम है वो आरएफओ है. ठीक है, तो आप परसेंटेज फ्रॉम नेट आरएफओ, नेट आरएफओ होता है वही, यही इसी को कहते हैं रिटर्न लेस करने के बाद वाला जो होता है. ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट तो दी हुई है, परसेंटेज निकालनी है. पहले 31 मार्च 2016 की, फिर 31 मार्च 2017 की. तो अब पहले ये ऐसे चलना है, आपस में कंपेयर नहीं करना मुझे 2 इयर्स का, मुझे ऐसे चलना है. ठीक है, तो इस पूरी लाइन के अपॉन में कॉमन आइटम है 5 लाख. तो निकालना परसेंटेज 5 लाख अपॉन में कॉमन आइटम 5 लाख इंटू 100. आप देखो जिस बच्चे के 500 मार्क्स आते हैं तो वो भी तो अपॉन में 500 लगता है, तो 100% आता है, तो 100%. उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट बताओ क्या है? 2 लाख. 2 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, 40%. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट क्या है? 7 लाख. 7 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, 140%. 140%. ठीक है, आगे चलो. इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालें, क्योंकि आपको पता है ये वर्टिकल एनालिसिस है. मैं ऐसे नहीं चलती जैसे कंपैरेटिव में ऐसे चलते थे, लास्ट ईयर इतना हो गया, कितना इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज. आपस में कोई कंपेयर नहीं करना पिछले साल का. आपको हर साल जिस भी साल की दी हुई है, जिस भी कंपनी की दी हुई है, वो परसेंटेज निकालनी है बस आपने. ठीक है, तो मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा है? 50,000. तो 50,000 अपॉन में 5 लाख
इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। उसके बाद है बच्चे 40,000 अपॉन में 5 लाख इंटू 100, 8%। कितना आ जाएगा? 8%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना 10 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 40 अपॉन 5 लाख इंटू 100। मतलब इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए आपको अपॉन में कॉमन आइटम रखनी है नेट आरएफओ। तभी मैंने यहाँ लिखा है कि जो परसेंटेज फ्रॉम नेट आरएफओ, कि आपने इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन चीज क्या यूज की है? आरएफओ। जैसे बैलेंस शीट में कॉमन आइटम थी बैलेंस शीट का टोटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेन चीज होती है सेल, आरएफओ, रिटर्न लेस करने के बाद जो आप यहाँ लिखते हो वो। तो इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए जब भी निकालोगे वो अमाउंट अपॉन में कॉमन आइटम आरएफओ इंटू 100। तो 10 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 20 अपॉन आरएफओ इंटू 100, 30 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक है, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट थी 16 की, ये 16 की परसेंटेज। अगर आपको ये एक दिया है दूसरा नहीं दिया तो कॉमन साइज में हो सकता है, तो आप इसके साथ से फिर परसेंटेज और निकाल दो, बस खत्म। अगर ऐसे ये 3 दिए हैं तो 3 एब्सोल्यूट अमाउंट के 3 परसेंटेज के, क्योंकि मुझे आपस में कंपेयर नहीं करना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं निकालनी, जितनी भी आपको दिया हुआ है कॉमन आइटम के बेस पे परसेंटेज निकालनी है। तो ये मैंने 16 की पूरे साल की अमाउंट ली, उनकी परसेंटेज। अब बताओ 17 का आरएफओ कितना है? 6 लाख। इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए आपने अपॉन में 6 लाख रखना है, क्योंकि 17 का आरएफओ है 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 100%। 1 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 7 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 80 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 80 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 30 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 40 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 30 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 20 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 20 अपॉन 6 लाख इंटू 100। मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो करके परसेंटेज जो भी आती है पॉइंट में आती है वो लिखते जाओ। 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 50% आ जाएगा। 4 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 80 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 320 अपॉन 6 लाख इंटू 100। मतलब ये इस 17 की एब्सोल्यूट अमाउंट थी, आपने इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकाली आरएफओ से, और आरएफओ थी 6 लाख। मतलब इस पूरी लाइन की एक एक अमाउंट लेते हुए अपॉन में 6 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको अपने फॉर्मूले में 100 लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने मार्क्स की निकालते हो अपॉन में कॉमन आइटम इंटू 100, ठीक है, तभी आपके 90% ऐसे लिख के आता है। तो ये था सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो। ठीक ना, ये था बच्चे आपका सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो मैंने बताया। देखना बच्चे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमारी है उसके अंदर हमें क्या करना है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन एक बार निकाल के बैठो, ठीक है, फर्स्ट नहीं बच्चे फोर्थ, ठीक है, फोर्थ इलस्ट्रेशन है बच्चे। मेरे हाथ में जो बुक है उसमें करंट सेशन 17 है, प्रीवियस 16 है, तो मैंने 16 पहले लिखा है, करंट ईयर बाद में। चेक करो आपके पास जो सम दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम दी हुई है, इनकम साइड की 2 होंगी, एक्सपेंसेस की 7, उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए होता है आरएफओ। तो चेक, सबसे पहले देखो आरएफओ गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, 16 का दिया हुआ है 10 लाख और इसका दिया हुआ है 12 लाख। उसके बाद आपको चाहिए होती है अदर इनकम। चेक करो आपके इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है, तो आपको पता है यही आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, आप इसी को ही नाम दे दोगे
टोटल रेवेन्यू यही हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे चाहिए एक्सपेंसेस, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। आपको पता है सबसे पहली मेन हेडिंग होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लिख दो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपके पास लास्ट ईयर का है 6 लाख और इस साल का है 6,60,000। उसके बाद बच्चे आपको दूसरा चाहिए होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों साल के ही 120 दिए हुए हैं, तो आप ये लिख दोगे। उसके बाद होता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी नहीं दिया हुआ। ये 7 में से सिर्फ 3 दिए हुए हैं। लास्ट दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के हैं 50,000 और इस साल के हैं 96,000। ये आपके पास निकल आएगा बच्चे टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 720 एंड 770। $8,76,000। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये इनकम, ये एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करो तो आपके पास थर्ड नंबर पे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10 लाख में से 770 लेस करोगे 230 आ जाएगा, 230। उसके बाद 12 लाख इनकम में से ये खर्चे लेस करोगे 876, तो 324 आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आपके पास आगे के लिए टैक्स नहीं है तो यहीं तक छोड़ दो। होता तो टैक्स लेस करते, फोर्थ नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। ठीक है, तो अब आपको पता है कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन आइटम होती है आरएफओ। तो इस पूरी लाइन की एक एक एब्सोल्यूट अमाउंट की परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में रखना है 10 लाख। तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100%। 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100%। 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 60%। 120 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 12%। 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 5%। 770 अपॉन में 10 लाख इंटू 100। 230 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 23%। लाइन से ये सारी परसेंटेज आ जाएगी। इस पूरी लाइन की परसेंटेज देखो, आपस में कुछ नहीं है ये, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस है, ऐसे चल रहे हैं। इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में रखोगे 12 लाख, तो यहाँ सारी परसेंटेज लिख देना। निकालने का तरीका आ गया। दिस इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अब मुझे बताओ इस वाले कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन आइटम क्या थी? आरएफओ। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आरएफओ को किसके इक्विवेलेंट माना गया है? 10 के, 1000 के, 10,000 या 100%? 100%। जैसे आपके मार्क्स के 500 टोटल मार्क्स जो हैं वो 100% है, मतलब इससे ज़्यादा तो परसेंटेज नहीं होती ना। तो आरएफओ को ही 100% माना गया है, क्योंकि कॉमन आइटम वही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपके मैंने 4th करा दिया है। 5th 6th 7th 8th तक आपने कर लेने हैं, सेम है। इस तरह से आपकी एक एब्सोल्यूट अमाउंट 1 है तो परसेंटेज भी 1 निकलेगी। 2 है तो 2 परसेंटेज के कॉलम, 3 है तो 3। ठीक है, तो ये था सिंपल बैलेंस कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर। सिंपल बैलेंस शीट गिवन होगी, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखना अब आगे एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट इलस्ट्रेशन है 9th। बच्चे देखना एक लास्ट इलस्ट्रेशन है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ये क्या है? इसके अंदर
दिस इज द टाइप ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ये भी एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट का टाइप है। इसमें क्या होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, लेकिन कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको 2 इयर्स गिवन होते हैं ऐसे कि लास्ट ईयर 10 था अब 20 हो गया, कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है और कितने परसेंट इंक्रीज करना हो रहा है। लेकिन अगर हमें मतलब बहुत सारे सालों से कंपेयर करना हो, ठीक है, ये तो सिर्फ 2 सालों का कंपैरिजन है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना हो रहा है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारे सालों का निकालना हो कि 2000 की सेल कितनी दी है, 2001, 2002, तो सबकी परसेंटेज निकालनी हो हर साल की, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंड परसेंटेज। जैसे जहाँ पे लगातार बढ़ रहा हो तो हमें ट्रेंड निकालना है कि चीज़ें बढ़ रही हैं या चीज़ें कम हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सालों का अगर परसेंटेज निकालनी हो और कंपेयर करना हो तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में तो सिर्फ 2 साल का ही आता है। मतलब इट इज़ द टाइप ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेयर तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा सालों की परसेंटेज निकाली जा रही होती है। कंपेरेटिव में सिर्फ 2 साल की ही होती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कंपेरेटिव में तो जैसे हम ये 2 साल दिए थे तो आप यहाँ परसेंटेज निकालते जा रहे थे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे साल दिए होंगे, एक ईयर से ही सारे सालों को कंपेयर करना है आपको, एक ईयर के बेस पे ही सबकी परसेंटेज निकालनी है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड परसेंटेज। तो आप कहोगे कौन से ईयर को बेस मान के परसेंटेज निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस ईयर की आइटम को बेस रखते हुए परसेंटेज निकालनी है तो वही बेस मानोगे। अगर नहीं दिया तो फर्स्ट ईयर को बेस मानते हुए परसेंटेज निकालनी है। जैसे आपको RFO गिवन है, इस साल की 10, इस साल की 20, इस साल की 30 और इस साल की 40, इस साल की 50, ठीक है। तो आपको ट्रेंड परसेंटेज निकालनी है। आपको नजर आ रहा है सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकालनी है हर साल कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो आप कहोगे किस ईयर के बेस पे, तो आपको या तो क्लियर कर दे कि इस ईयर की आइटम को बेस मानना है, क्लियर नहीं करता तो फर्स्ट ईयर को। तो फर्स्ट ईयर की RFO है 10, तो इस पूरी लाइन के अपॉन में आप 10 रखोगे, लेकिन ये चलना ऐसे है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। तो 10 अपॉन 10 इंटू 100% इस पूरी लाइन के अपॉन में आप 10 रखोगे। 98 ईयर को बेस माना गया है, ठीक है। तो 20,000 अपॉन में 10,000 इंटू 100 200%, 30 अपॉन 10 इंटू 100 300%, 40 अपॉन 10 इंटू 100 400%, 50,000 अपॉन 10 इंटू 100 500%। तो इसे हम कहेंगे लगातार हर साल 100% सेल बढ़ रही है। इस साल 100 थी, मतलब डबल अमाउंट से बढ़ती जा रही है इस तरह से, तो ट्रेंड बढ़ने का है। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट तो आपको दी होंगी हर साल की, सिर्फ आपको हर साल की परसेंटेज निकालनी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कौन से ईयर के बेस पे। अगर ईयर नहीं गिवन तो फर्स्ट ईयर के बेस पे निकालनी है हर साल की परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड परसेंटेज, ठीक है। तो ये भी एक एनालिसिस करने की एक टेक्निक है, जब हमने कई सालों का मतलब ट्रेंड देखना होता है कि इन 5 सालों में लगातार चीज़ें बढ़ी हैं या लगातार चीज़ें घटी हैं। सिर्फ 2 सालों का नहीं निकालना, कई सालों का निकालना हमें। तो देखना एक बार 9th इलस्ट्रेशन दी है, कह रहा है कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज। आगे बुक खोल के बैठो, इलस्ट्रेशन 9th है, एक इलस्ट्रेशन है, हो सकता है आपकी बुक में 10th हो, देख लेना। मेरे हाथ में जो बुक है टॉपिक है ट्रेंड परसेंटेज, एक ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग ईयर एंडिंग 2014 एज अ बेस ईयर। मतलब आपको जो परसेंटेज निकालनी है 14 की जो अमाउंट है उसके बेस पे निकालनी है। कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसा गिवन है वैसा करना है। देखो इसके अंदर कोई आपका इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं है, जो गिवन है बस उसके बेस पे। आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट असेट्स, करंट असेट्स गिवन है, तो आपको 4 इयर्स गिवन है बच्चे, ठीक है। 4 इयर्स गिवन है, 4 इयर्स की एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन है, एब्सोल्यूट अमाउंट 4 इयर्स की 1 2 3 ये गिवन है। यहां तक आपको परसेंटेज निकालनी है, ट्रेंड परसेंटेज।
जो भी ईयर गिवन है उसकी परसेंटेज चारों सालों की। ठीक है, आप इसे कह सकते हो क्योंकि बैलेंस शीट है तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ 2 साल के। ट्रेंड परसेंटेज में अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, तो आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसने कंपेरेटिव वर्ड यूज किया ऊपर कि ये कितने सालों की कंपेरेटिव बैलेंस शीट बन रही है, मतलब ईयर एंड में कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसा गिवन है वैसे उतारना है। आपको इन्वेंट्री गिवन है, तो इन्वेंट्री के बाद आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बाद गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद गिवन है अदर करंट असेट्स। ये अमाउंट गिवन है, एक बार देखते हैं कितना कितना गिवन है। 1 लाख, 50, 10, 40, 125, 60, 15 and 30, 140, ये गिवन है आपको सारा। 140, 75,000, 60,000, 75 के बाद 25 and 60,000, 150, 1 lakh, 20, 50। आपको गिवन है 2014, 15, 16 and 17। टोटल ये गिवन है आपको बच्चे पूरा 2 लाख, 230, 3 लाख, 320। अब आपको सिर्फ ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन है, एक कॉमन ईयर के बेस पे आपको इस पूरी लाइन की, जैसे ये इन्वेंट्री गिवन है ना, 14 से कंपेयर करना है सबको, बेस 14 रहेगा। ठीक है, जैसे आप जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो तो लास्ट ईयर को ही रखते हो सिर्फ, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो लास्ट ईयर। इसमें एक बेस ईयर के बेस पे कंपैरिजन करना होता है पूरी इन्वेंट्री का। तो बताओ 14 की इन्वेंट्री कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये तो 100% है। लेकिन इस पूरी लाइन की, पूरे हर साल की इन्वेंट्री के लिए कॉमन यही रहेगा आपका। ठीक है, तो 125 अपॉन में बेस ईयर क्योंकि 14 बोला है इंटू 100, तो 125%। 140 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 140%। 150 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 150%। ठीक है, ये 14, 15, 16 एंड 17 की ट्रेंड परसेंटेज है। आप ऊपर उसने लिखा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट है, क्योंकि कंपेयर हम 14 से कर रहे हैं सबको, कितने परसेंट बढ़ा है। मतलब वैसे हम कंपेरेटिव में करते थे लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर को अपॉन में रखते थे। इसमें हर आइटम, हर ईयर के लिए 14 ईयर वाले ईयर को ही बेस माना गया, इससे ही कंपेयर किया गया। अब बताओ, ट्रेड रिसीवेबल का 14 का 50 अपॉन 50 इंटू 100, लेकिन 60 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 75 अपॉन 50 इंटू 100, 1 लाख अपॉन 50 इंटू 100। चल ऐसे ही रहा है। अब बताओ, इस पूरी लाइन का कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए अपॉन में रखोगे 10, परसेंटेज निकाल लेना। इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए 40 रखना, परसेंटेज निकाल लेना। इस पूरी लाइन की टोटल की परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में रखना 2 लाख। अपना तो 100% ही आएगा, बाकी 230 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 320 अपॉन 2 लाख इंटू 100। मतलब कंपेरेटिव स्टेटमेंट में सिर्फ लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे होते थे। इसमें कंपेरेटिव और ट्रेंड परसेंटेज में यही फर्क है कि हम एक बेस ईयर लेकर बहुत सारे सालों का
एक बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ 2 साल ही होते हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। इसमें सारे सालों को एक बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में अगर बेस ईयर नहीं दिया तो फर्स्ट ईयर से कंपेयर करना है आपको सबको। तो इसमें बहुत सारे साल होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो जैसा दिया होता है सिर्फ 3 कॉलम है तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल लेना। दिस इज द ट्रेंड परसेंटेज। इट इज ऑल्सो द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया बच्चे। तो आपने इसके इलास्ट्रेशन और क्वेश्चन में से एक चीज़ करनी है, एडिशनल और साथ करने हैं, ठीक है। तो नाउ चैप्टर इज फिनिश। और इसके मिसिंग वाले ज़रूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है या तो कंपैरेटिव में से आता है या कॉमन में से आता है, दोनों में से नहीं आता 4 मार्क्स का। कंपैरेटिव और कॉमन मिलके 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो आपने इस दोनों चैप्टर को अच्छे से करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन मिसिंग वाले कैसे सॉल्व करते हैं वो ज़रूर करना, क्योंकि कई बार उसमें इसमें से मैक्सिमम आता है मिसिंग वाला करने को।